मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने कहा था कि आपकी हर एक समस्या या एक नई जानकारी के लिए हर हफ्ते हम एक नई वीडियो लेके आएंगे। तो पिछले वेडनेसडे को हम वीडियो नहीं डाल सके बिजी होने के कारण, तो आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आए हैं। और सबसे गर्व की बात ये है, आज इंडिया के हर कोने से मेरे 5-7 मित्र यहाँ पे आए हैं। इनका आपको बाद में इंट्रोड्यूस कराएंगे और इनका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई मेरा बुल 2 करोड़ का है, मेरा बुल 1 करोड़ का है, कोई 50 लाख बोलता है। और हमारे भोले भाले किसान भाई उनसे इम्प्रेस होगी करोड़ों की बात सुन के ने और उस सीमन का सिलेक्शन कर देते हैं। जब बाद में उसका सीमन यूज करने के 2 साल बाद 3 साल बाद जब हमारे घर पे फीमेल काविंग करती है और वो 2 लीटर 4 लीटर दूध देती है, तो उस किसान के ऊपर क्या गुजरती है। क्योंकि मेरे पास महीने में 10-15 कॉल ऐसे आते हैं कि मैंने वो सीमन लगाया था, मैंने वो सीमन लगवाया था और मेरी कटड़ी आज 6 किलो दूध दे रही है, 4 दे रही है, 5 दे रही है, क्या खिलाऊं कि दूध बढ़ जाए। और मुझे उस पॉइंट के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। मैं एक ही बात बोलता हूं, जिस दिन आपने उस भैंस को सीमन रखवाया उसी दिन दूध का डिसाइड हो चुका है कि आपके घर पे क्या प्रोडक्शन आने वाली है। तो कोई भी जो किसान भाई है वो बुल के बॉडी वेट पे, उसकी एडवर्टाइजमेंट पे न जाके न उसके कैटेगरी पे जाए। बुल की मदर कौन है, उसकी प्रोडक्शन क्या है, उसका फादर कौन है, फादर की मदर कौन है, उसकी ग्रैंड मदर कौन है, उसका ग्रैंड फादर कौन है। जितना ज़्यादा है ज़्यादा आपको कैटेगरी का पता है बुल की, और वो भी हाई रीडर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 किलो तक की भैंस का बुल है। उसका फादर भी उसी के लेवल का है, यानी कि फादर की माँ के नीचे भी 28 लीटर है, 25 लीटर है, 24 लीटर है। और उस बुल का सीमन आप सिलेक्शन करते हो तो 90% चांसेस हैं आपकी कटड़ी फर्स्ट लैक्टेशन में 16, 17, 18, 20 लीटर 22 लीटर तक दूध देगी। हाँ, आपने ऐसे ही सुन के ने वे उस बुल का तो 2 करोड़ रुपये लगता है, मैंने तो उसका भी सीमन लगवाया। कम से कम साल के अंदर 200 कॉल आती होगी, बोला जी मैंने तो उसके 2 करोड़ वाले का लगाया था, मैंने तो जी 50 लाख वाले का लगाया था, अभी 2 किलो दे रही है। तो उस जासे में और उस ऐड में आके ना आप सीमन न लगवाएं, उसकी कैटेगरी देखें। सबसे पहले क्या आपको बताया मैंने, उसकी मदर का रिकॉर्ड क्या है। हाई रीडर भैंस होनी चाहिए, वो फादर हाई रीडर भैंस का होना चाहिए, दोनों ही अच्छे हैं। तो उस बुल का सीमन हम सिलेक्शन किया। उसके बाद हम जाते हैं बुल की बॉडी पे, फिजिकली उसकी बॉडी कैसी है, उसके टेस्टिकल कैसे हैं। जिस बुल के टेस्टिकल बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत बढ़िया मतलब दोनों बैक साइड में इक्वल होने चाहिए, दोनों बंधे हुए होने चाहिए, अलग अलग पार्ट में ना हो और ऐसे घूमे हुए ना हो। जैसे कई बार घूमे होते हैं तो उसको बाई फीड बोलते हैं। इन शॉर्ट आपको मैं बताता हूँ, यदि कोई बुल पार्टिसिपेट करता है कहीं एग्जीबिशन के अंदर तो पूरी बॉडी का 10 मार्क होता है, तो अकेला 5 मार्क या 100 मार्क उसको बॉडी को देते हैं, तो 50 नंबर अकेले उसके टेस्टिकल के होते हैं। सपोज क्या किसी पार्टिसिपेट में 100 बुल हिस्सा लेते हैं तो 50 बुल फर्स्ट राउंड जो जज का आता है तो टेस्टिकल से आउट किए जाते हैं। टेस्टिकल बाई फीड या डिफेक्टेड होते हैं तो उसी से बाहर निकल जाता है। अगले राउंड के अंदर बाद में फिर उसमें से भी और बेस्ट क्वालिटी के टेस्टिकल देखे जाते हैं, जिन बुलों का लास्ट सिलेक्शन होता है। और बाद में फिर क्या होता है कि एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो बॉडी के पॉइंट पाते हैं, उसका पुट्ठा कैसा है, उसकी कमर कैसी है, उसके सींग किस एंगल पे है, उसकी सींग की बनावट कैसी है। तो सबसे पहले मेन क्या है, टेस्टिकल। टेस्टिकल को क्यों बेसिक मानते हैं, क्योंकि जिस टेस्टिकल की जो शेप होती है उसी शेप का भैंस का आर्डर आता है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। भैंस का लेवा अच्छा है तो क्या सोचेंगे, इसके जो बुल है उसके बेटे का टेस्टिकल भी ऐसा ही मिलेगा, बैक साइड मिलेगा। और जिस बुल के टेस्टिकल अच्छे होंगे तो उसकी फीमेल का क्या होगा, आर्डर पीछे का होगा। जिसका आर्डर पीछे का है
और हाई प्रोडक्शन की भैंस है तो उसका क्या होता है, रेट भी अच्छा होता है और उसकी प्रोडक्शन भी हाई होती है। तो आपने इस चीज पे ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, उसकी माँ और बाप कौन है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, उसकी बॉडी पे। बॉडी पे क्या होता है, सबसे पहला टेस्टिकल। टेस्टिकल पे बाकी क्या होते हैं, बॉडी के फीचर, पिट्ठा है, पूंछ कैसी है, पीठ दाड़ू है कि ये बिल्कुल 90 एंगल पे उसका पुट्ठा खड़ा है, पुट्ठा है, उसकी गर्दन कैसी है। जो बुल होता है उसका फ्रंट का हिस्सा जो क्या हाई होता है, ऊंचा होता है। भैंस का क्या होता है, अगला हिस्सा नीचा होता है। भैंस वी शेप में होती है, बुल का उससे ठीक अपोजिट होता है, उसका फ्रंट जो होता है वो हाई होता है। तो मत्था छोटा होता है, सींग टिपिकल 45 एंगल पे होता है। बाकी सेम भैंस से इसकी संरचना इक्वल होती है। बॉडी में ब्लैकनेस कितनी है, ये चीजें कहाँ मैटर करती हैं। ये टिपिकल जो मुर्रा की हम बात करते हैं, सुपीरियर क्वालिटी की जो मुर्रा की बात करते हैं, जो आज के युवा जो तैयार करने चाहते हैं, जिनका सपना है कि हमारे पास भी 25-26 किलो की और सुंदर भैंस हो। हम सुंदर भैंस खरीद नहीं सकते हैं, न मैं खरीद सकता हूँ न आप लोग खरीद सकते हैं। जो कुछ मनी माइंड आदमी, बहुत पैसे वाले आदमी है, वही 5 लाख की 6 लाख की भैंस खरीद सकते हैं। लेकिन बना हम सब सकते हैं। 100 रुपए का 500 रुपया, कुछ कहते हैं कि वो बुल का सीमन तो 500 रुपये मिलता है। मैं कहता हूं यदि किसी की बुल की माँ के नीचे 27-28 किलो दूध गारंटीड और अच्छी पटेगरी का है तो सीमन 5,000 रुपये का भी महंगा नहीं है। यदि 5,000 रुपये का सीमन 27-28 किलो की भैंस का, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड अच्छा है, फादर का, माँ का, ग्रैंड मदर का, ग्रैंड फादर का, तो उससे संभावना बढ़ जाती है आने वाले समय में अच्छी फीमेल आने की। और वो फीमेल इन फ्यूचर यदि फर्स्ट लैक्टेशन पे 18 किलो दूध दे देती है तो उसकी मार्केट वैल्यू 5-6 लाख 7 लाख है। तो 5,000 रुपया सीमन हमने कहा था, कौन सा महंगा हो गया। एक हमारे को सीमन कोई फ्री में भी देता है, सपोज किया फ्री में सीमन दे दिया और 3 साल हमने उस कटड़ी को पाला। और मैंने आपको अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, वो 4 लीटर 5 लीटर दूध देती है तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, 45,000 50,000 रुपये। उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 3 साल में कम से कम 1.25 लाख। तो हमारे को लॉस कितना, 50,000 का। और 3 साल की हमारी मेहनत गई जीरो। और हमारे माइंड को जो शौक लगा, जो झटका लगा, अगर हमने ये सीमन का इसलिए रखवा था, अगर 4 किलो दूध देगी। ऐसा बहुत सारे किसानों के साथ हुआ है जो बुल की बॉडी वेट के ऊपर जाते हैं, उसकी ब्यूटी पे जाते हैं। ब्यूटी थर्ड पे आती है। सबसे पहले तो मैं आपको बार बार कहता हूं, मदर और फादर का रिकॉर्ड, उसके बाद उसकी बॉडी की संरचना, थर्ड पे क्या आती है, उसकी ब्यूटी आती है। यदि आप इन सब चीजों पे ध्यान रखते हो और इस गहराई के साथ यदि बुल का सिलेक्शन करते हो तो नो डाउट इंडिया के हर कोने में 25 किलो की 30 किलो की भैंस होगी। वो दिन दूर नहीं, आने वाले आप 10-12 सालों में देख लेना। क्योंकि आज जो शिक्षित जो युवा इस काम को कर रहे हैं वो बड़े टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं। और वो एक अलग बात है कि वो कहीं न कहीं बेचारे चीटिंग के शिकार हो जाते हैं। वो बहुत सारी अवेयरनेस की वजह से उनको पता नहीं होता कि इस बॉडी वेट का कोई महत्व हो गया। यदि एक, मैं पहले भी कई मेरी वीडियो में बोल चुका, एक बुल का बॉडी वेट सिर्फ 4 क्विंटल है, छोटा सा है। लेकिन उसकी कटड़ी पहले ब्यात पे आपको 18 लीटर 20 किलो और तीसरे ब्यात लग जाते जाते 25-26 किलो पे पहुंच जाती है। तो एक तो वो बुल है जिसका बॉडी वेट कितना है, सिर्फ 4 से 5 किलो, छोटा सा है। लेकिन उसके ब्रीड के कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, टेस्टिकल अच्छे हैं, उसके बॉडी अच्छी है उसकी। सिर्फ उसमें क्या है, उसके अंदर मांस नहीं है। एक वो बुल है जो बोलते हैं बादाम खिलाते हैं, सेब खिलाते हैं, हमारे बुल को डेली की शराब पिलाते हैं, इसके ऊपर हमारे महीने का 50,000 खर्च हो जाता है। उसका बॉडी वेट 12-15 क्विंटल है। और उस बात से एक किसान प्रभावित होकर उसका सीमन यूज करता है। उसकी कटड़ी दूध देती है 6 किलो। तो आपको 18 किलो वाली लेनी है, 6 किलो वाली तैयार करनी है अपने घर पे, ये डिसाइड आप करोगे और ये आपके हाथ में है। तो आप यदि इन टेक्निकल पॉइंटों का यदि ध्यान रखोगे तो आपके घर में भी एक सुपर क्वालिटी की बहुत अच्छी मुर्रा तैयार हो जाएगी। आप खरीद तो नहीं सकते लेकिन बढ़ा तो सकते हो। यदि 12, 15, 16 लीटर वाली भैंस के, 18 लीटर वाली भैंस के भी अच्छा सीमन लग जाता है। और बुल की सुपीरियरिटी अच्छी है। सुपीरियरिटी किसको बोलते हैं, बुल की 2 चीज होती है, सुपीरियरिटी और मोटिलिटी। मोटिलिटी होती है उसकी सीमन की क्वालिटी कैसी है, उसका सीमन कितने टाइम तक जिंदा रहता है, वो तो मोटिलिटी होती है। और सुपीरियरिटी क्या होती है, अगर बुल के एट लीस्ट कितने % गुण उसके काफ में जाते हैं, उसको बोलते हैं सुपीरियरिटी। तो आप यदि इन चीजों का ध्यान रखोगे
तो आपके घर पे भी बहुत अच्छी मुर्रा हायर लीटर भैंस तैयार हो जाएगी। आपने सिर्फ सीमन का सिलेक्शन करना है, मैनेजमेंट तो करना ही है। वही आपने 10 लीटर वाले करना है, वही 15 लीटर वाले करना है, वही फीमेल। अभी इन भाइयों ने बताया किसी वैज्ञानिक ने कहा कि गायें अच्छी होती है और उसकी बच्चियां तो 12-13 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है। तो मेरी भी तो भैंस, मैंने इनको दिखाया कटली 14 महीने की, मेरे घर पे अभी दिखाया शिबा नाम की मेरी फीमेल है, वो 14 महीने की कंसीव की है। तो डिफरेंट क्या हुआ? मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो? जब आपका मैनेजमेंट मेरे जैसा होगा, आपकी लगन, आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण भाव भैंस के प्रति होगा, तो आप कर सकते हो। आपके घर पे भी 2 साल, 2.25 साल की कटड़ी काविंग करेगी। जरूरी नहीं है ऐसा गाय। मैंने आज से 10 साल पहले भी मेरी एक कटड़ी 11 महीने की कंसीव कर गई थी, सिर्फ 11 महीने की, क्योंकि उसका बॉडी वेट 3 क्विंटल था। पर उस टाइम पे वो नॉर्मल मैनेजमेंट नहीं था, वो अपनी माँ का 20 लीटर में से 10 लीटर दूध अकेली पीती थी वो। अब वो सोचे ऐसे ही 11 महीने की कटड़ी में 3 क्विंटल वजन हो जाता है, ऐसे नहीं होता। उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा उसको फीडिंग के लिए। वो कई बार गर्मी में दूध नहीं पीती थी, तो दूध पिलाने के लिए उसको मैं क्या देता था? ग्लूकोज। जैसे हमारे ह्यूमन में ग्लूकोज आता है ना, ग्लूकोज डी आता है, ग्लूकोन डी आता है, ऐसे ही भैंस के लिए स्ट्रेस लाइट आता है, इना लाइट आता है। तो मैं उसको, जब वो दूध कम पीती, उसी दिन उसको फिर स्ट्रेस लाइट पिलाता, ताकि वो कंफर्ट फील करे, गर्मी ना लगे उसको। एक तो वैसे गर्मी जुलाई के महीने में, ऊपर से दूध की गर्मी। जो कटड़ी एक टाइम पे 5 लीटर दूध पिएगी तो बॉडी में हीट स्ट्रोक तो बनेगा, तो उससे वो क्या करती है, अगले दिन दूध नहीं पीती। फिर मैं उसको वो ग्लूकोज पिलाता 7 दिन, फिर उसको लीवर टोनिक, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फीडिंग डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी हो। तो वो ऐसे धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती है। एक दिन आपकी कटड़ी को आपने पिलाया नहीं कभी दूध, एक दिन 2 किलो पिलाओगे तो अगले दिन उसको डायरिया हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है उसको वो अब्जॉर्ब कर सके। ये सेम ह्यूमन बॉडी जैसा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, मीठा है, घी है, डायरेक्टली देहात के लोग तो पी जाते नहीं पीते। यदि किसी सिटी के आदमी को, शहर के आदमी को देसी घी 200 ग्राम पिया दिया जाए ना, तो 2 घंटे में डायरिया हो जाएगा, बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा, अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन गांव में आज भी ऐसे लोग हैं जो 500 ग्राम देसी घी गट-गट पानी की तरह पी जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करती है, डाइजेस्ट कर जाती है। सेम ऐसा ही एनिमल में होता है। तो इसी के साथ मैं अभी मेरे बाहर से, हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए मेरे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ 1 बाय 1 करके। और ये अपना जो इन्होंने देखा है, वो प्रैक्टिकली जो इन्होंने आके ने 4-5 घंटे मेरे पास लगाए हैं, अनुभव हुए, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। मेरा नाम वसीम नाड़कर है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं मलिक साहब की बहुत सारे वीडियो देखा हूँ और बहुत सारा उनके वीडियो से ज्ञान ले चुका हूँ। प्रैक्टिकली कुछ चीज़ देखने के लिए आया था, जो कन्फ्यूजन था डेयरी फार्मिंग के ताल्लुक से, वो देखने के लिए यहाँ पे आया था। क्योंकि मलिक साहब हमेशा वीडियो में बोलते थे कि मैं तूड़ी 7 किलो ही देता हूँ। हमारे यहाँ पे तो प्रचलन है कि हम 15-15 किलो तूड़ी देते हैं, फिर भी हमारी भैंस दूध पे नहीं रहती बराबर से। फीडिंग का मैनेजमेंट जो उन्होंने वीडियो में बताया है, वैसे ही फीडिंग का मैनेजमेंट मैंने यहाँ पर उनके फार्म पे आकर देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है। और ये फीडिंग का मैनेजमेंट मैं अपने महाराष्ट्रन भाई, जहाँ पर अपने रहता हूँ, मेरा मुल्क है, मेरा स्टेट है, उसमें जाके ना अपने फार्मर लोग को समझाऊंगा करने के लिए, जिससे मेरे राज्य की जो फार्मर्स है उनकी उन्नति हो सके, उनके डेली कारोबार में बरकत हो सके। मैंने यहाँ पे आप देखा इनके इधर जो काफ है, वो 14 मंथ की काफ जो है ना प्रेग्नेंट हो रही है, ठीक है, 2 साल में बच्चा दे रही है। हमारे यहाँ पर ये संभव नहीं है, लेकिन जो इनके पास आने का जो एनर्जी डेवलप हुई है, उसमें से ऐसा लगता है कि हम भी इसको डेवलप कर सकते हैं हमारे राज्य में। फीडिंग मैनेजमेंट, ठीक है, उनका रख रखाव वो सुधार के हम ये काम कर सकते हैं। जितना वीडियो देख के ज्ञान मिला, आपके यहाँ पर आके उससे ज़्यादा ज्ञान मिला। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो डॉक्टर वहाँ पे समझा नहीं पाते थे, वो यहाँ पर आके छोटी छोटी माइन्यूट बातें जो है ना, इन्होंने अच्छे तरीके से हमको समझाई, डिटेल स्पेसिफिकेशन के साथ में, मेडिकेशन के साथ में, ठीक है, जो वहाँ पे डॉक्टर नहीं समझा पा रहे थे, वो इन्होंने यहाँ पे समझा दी। ये एक्सपीरियंस उनका बोलता है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतना वक्त दिया, आपने हर चीज़ समझाई हमें, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करतो। मी माझ्या मराठी बांधवांना हे आमंत्रण करतो की तुम्ही एकदा नक्कीच सुजित मलिक साहेबांच्या घरी व्हिजिट द्या। हे एक भरोसेमंद व्यक्तित्व आहेत आणि त्यांना डेअरीबद्दल खूप खूप नॉलेज आहे।
आपल्याला सर्वांना त्यांच्या नॉलेजवरून फायदा घेण्याचा एक मौका आहे, सर्वांनी घेतला पाहिजे. धन्यवाद. धन्यवाद वसीम भाई का यहाँ पहुँचने पर, जो इनको इतना अच्छा यहाँ पे लगा. और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कोई भी मेरा इंडिया से कोई भी फ्रेंड आए तो वो यहाँ से 100% सेटिस्फाई हो भी जाए. और इसी के साथ मैं दूसरे भाई को देता हूँ, ये अपना अनुभव बताएंगे. सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद. मैं उदय शंकर यादव, माँ जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी बिहार से हूँ. और मैं पहले से आपका वीडियो देखा था और मुझे जो खाना फीडिंग और मैनेजमेंट की जो जानकारी मिलती थी वह डॉक्टर से भी वहाँ से लाभ नहीं मिल पाता था. मेरे यहाँ 15 से 20 केजी सूखा चारा दिया जाता है और हरा चारा भी दिया जाता है. उसके बाद भी जो दूध प्रोडक्शन है उसमें कमी है और जो कंसीव रेट है उसमें भी कमी है. और मेरे यहाँ मैं देखता हूँ कि 3 से 4 साल के बाद बच्चा देती है वह यहाँ हम 14 महीना में गाभिन कर गई है और 2 साल के अंदर में बच्चा दे देगी. तो मेरे यहाँ से 2 गुना बेनिफिट हुआ है और हम लोग यहाँ जानकारी लिए हैं. और यही जानकारी लेकर के और जितना बिहार के भाइयों से निवेदन है कि आप इस क्षेत्र में काम करें और किसान की जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाने की कोशिश करें. मैं भी कोशिश कर रहा हूं और हम लोग भी यहाँ आए हैं और यहाँ 100% सेटिस्फाइड है. यहाँ पे आए हैं, 5 से 6 घंटा हम लोग यहाँ बिताए हैं, यहाँ फीडिंग देखे हैं और यहाँ पे सभी 100% श्योर है. धन्यवाद. और मैं अपने शकील भाई यूपी से आए हैं और इनसे इनका अनुभव लेते हैं. इनको यहाँ पे आके कैसा लगा? भाई धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत. हम ये इनकी वीडियो बहुत दिनों से देख रहे हैं, लेकिन ये सर्टिफाई होने के लिए हम सोचे कि पहले उनसे मिल लेते हैं. इसमें क्या है, ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसको क्लियर करने के लिए हम खुद इनके फार्म पे आए हुए हैं और इन्हीं को चेक किया हमने यहाँ पे आकर. वो 100% सही है. जो भी ये इनकी वीडियो में है वो 100% होते हैं. और हम ही नहीं, यहाँ पे और बहुत से स्टेट के लोग भी आए हुए हैं, वो लोग भी सर्टिफाई हैं, क्योंकि हम लोग पूरे ग्रुप के साथ ये सब चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सही है वीडियो की नहीं. हम लोगों को थोड़ा सा डाउट था कि ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कई जगहों चेक किया गया है कि इसमें ज़्यादा ये खिलाइए वो खिलाइए और ये उस हिसाब से कम खिलाते हैं और उससे ज़्यादा बेनिफिट दिखाई दे रहा है. इसलिए हम लोग इसका विजिट करने के लिए यहाँ पे आए और इससे हम लोग भी सर्टिफाई हुए हैं कि हाँ ये सही है. और क्योंकि हम लोग यहाँ पे खुद देख करके ये चीज़ बता रहे हैं आपको कि ओके है यहाँ पर सब चीज़. तो इसे बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो हम उन लोगों को इतना बहुत सारा ज्ञान दिए हुए हैं. हम लोग इससे ये होगा कि आगे के लिए और भी आदमी को बता सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है. अगर आप लोग मेहनत करें इस टाइप से, जिस तरह से इसका मेजरमेंट है और फीड का बराबर दिया जाए तो उससे सर्टिफाई हो सकते हैं जानवर भी और आदमी भी उससे हो सकते हैं. धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत. तो मैं फिर से यहाँ पहुँचे हुए मेरे सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ. और मुझे इंडिया के हर कोने से ऐसे कोई मित्र या मेरे प्यारे चाहने वाले यहाँ पे आते हैं तो दिल में बड़ी खुशी महसूस होती है. और जो मेरा सपना था बचपन में, हम इंडिया में 30-32 किलो की भैंस तैयार करेंगे, तो अब ऐसे युवा साथियों का जोश और जज्बा देख के, और इसमें यूट्यूब का बहुत अच्छा रोल है जो पूरे इंडिया को कनेक्टेड कर दिया. हर कोने से मेरे पास जब आते हैं तो मुझे मेरा सपना बहुत जल्दी साकार होता हुआ दिखाई देता, क्योंकि आपने भी सुना है अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता. हम इंडिया के हर कोने में सभी युवा मिलके अच्छे बुल का सिलेक्शन करके और टेक्निकली तरह से मुर्रा को शिखर पे ले जाएंगे. अब वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और किसान को अपना वजन खुद उठाना पड़ेगा किसी भी सरकार के ऊपर. और ये हर को 1 बाय 1 करके हर किसी को ये बात समझ में आने लगी है. सरकारें कुछ नहीं करती है और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आज दिल्ली में जो मेरे किसान भाई जो डेली अपनी हर एक दिन एक बलि देने लग रहे हैं, उससे बड़ा सेक्रीफाइस क्या होगा. ये 1947 के जो दंगे थे उनसे भी कहीं ज़्यादा भयानक सिचुएशन से आज गुजर रहे हैं. और
जो हमारे देश को आजाद कराने वाले, चाहे वो भगत सिंह है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने जो कहा था उस टाइम पे भी, काले ये गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे पर काले आ जाएंगे। ये काले अंग्रेज जो आज हैं वो उनसे भी खतरनाक है। ये हमारा खून को एक जोक की तरह चूसते हैं। इनका तो मादा ही एक है, कैसे किसान को दबा जाए, क्योंकि इंडिया की 70% जो आबादी है वो किसानी पे निर्भर है। और यदि ये 70% ग्रोथ कर गया, ये आत्मनिर्भर हो गया, तो तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारे जो राष्ट्र के हैं, आज यदि हम देशद्रोही कह सकते हैं तो सिर्फ वो क्या है, हमारे पॉलिटिशियन है, जो किसानों को भी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी उसको टेररिस्ट बोलते हैं। वहां पे इतने बुजुर्ग बेचारे डेली अपनी बलि दे रहे हैं, और ये मीडिया वाले कई कुत्ते जिनको मैं बोलता हूँ, वो जिसके ऊपर उनको टेररिस्ट बताते हुए शर्म नहीं आती उनको। हमारी माताएं बहनें जो वहां पे बैठी हुई हैं, इतनी कड़कड़ाती सर्दी के अंदर छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चों के साथ वह बैठे हैं, तो बड़ा तकलीफ होती है जब एक किसान को हम वहाँ इस हालत में देख रहे हैं। और कहीं बाहर कोई एक खिलाड़ी के कुछ बीमारी हो जाती है, या कोई एक छोटा सा ये जादू दिखाने वाले या फिल्म वाले जिनको अब 2 टंकी बोलते हैं, उनमें से एक मर गया था, तो उसको इतना बड़ा टॉपिक बनाया था इस मीडिया ने। और आज वहां पे 57-58 किसानों ने अपनी जो देशभक्ति के ऊपर जो अपना बलिदान दे दिया, उसको कोई सिंगल आदमी नहीं बोल रहा। मैं उन किसानों को तहे दिल से सलूट करता हूं। और बहुत सारे किसानों के पंजाब से मेरे भाइयों के जो बोलते हैं कि मैं बाघा बॉर्डर बैठा हूं, मैं वहां बैठा हूं, मेरे घर पे भैंस को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो मैं उनकी पूरी प्रॉब्लम सोल्व करता हूं और पूरा उनका टाइमिंग देता हूं। मैं सोचता हूं कि इस फील्ड में जितना भी उनके परिवार को, फैमिली को पीछे से, क्योंकि हर कोई फार्मर एनिमल रखता है, मैं यहाँ से सपोर्ट करूं तो वो भी एक हमारा उनको एक सपोर्ट होगी, इनडायरेक्टली सपोर्ट होगी किसान को। और तहे दिल से कोई भी भाई मेरे पास यदि किसान का, फार्मर या XYZ इंडिया के किसी भी कोने से कोई फार्मर फोन करता है, तो मैं कोशिश करता हूं अब उसको सेटिस्फाई कराऊं और उसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर करूं। हाँ, कुछ लोग अननेसेसरी तंग करने के लिए बेफिजूल के क्वेश्चन करते हैं, बेफिजूल की बात करते हैं, वो मैं रात को तो क्या दिन में सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं किसी के दबाव में नहीं हूं। मैं जो बात करता हूं खुली करता हूं। कोई आपको मेरी जरूरत है, रात को 12 बजे जरूरत है, तो आप करिए कॉल। लेकिन आप 10 बजे फोन करके कहते हैं अब भैंस के फीडिंग में क्या देना चाहिए, वो किसको अच्छा लगेगा जब बंदे को सोने का टाइम है। तो उन लोगों की वजह से वसीम भाई, मैंने आज मेरा फोन रात को 8 बजे के बाद से 11 बजे तक साइलेंस मोड पे करना पड़ता है, ताकि हम आराम से रोटी खा सके और लेट सके। उसके अंदर 90% कॉल अननेसेसरी उन लोगों की होती है जो शाम को 20 रुपए की शराब पी लेते हैं और बोलते हैं दिन वाली वीडियो वाला याद आ गया, उसे थोड़ा मत्था मार लेते हैं। काम का बंदा अपनी प्रॉब्लम से पहले दूसरे के बारे में सोचता है। अब वो भी एक इंसान है, मैं उसको सुबह कॉल करूंगा, एक इंसानियत वो होती है। अब उसको प्रॉब्लम नहीं है और नॉर्मल बात कोई करनी है, तो वो क्या करेगा, वेट करेगा। कुछ लोग तो मुझे 12 बजे रात को कॉल करते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं उनको उसी टाइम रिटर्न भी करता हूँ। 11 बजे के बाद मैं फिर फोन ऑन करता हूँ, क्यों, मुझे तकलीफ होती है। किसी भाई को यदि रात को 1 बजे 12 बजे तकलीफ होगी और मेरा फोन साइलेंस मोड पे होगा, तो बात कैसे करेगा। 11 बजे उठ के मैं दोबारा उसको साइलेंस मोड से अनसाइलेंस पे करता हूँ, क्योंकि उनके बारे में सोचता हूँ मैं कि उसको रात को 12 बजे डॉक्टर की फैसिलिटी। मैं बाथरूम में, टॉयलेट में, हर जगह फोन साथ रखता हूँ। कुछ लोग फोन कहते हैं ना, मेरा तो बाथरूम में, वो बाहर था, मैं तो नहा रहा था। साढ़े फोन मिलाने वाले क्या पता तू बाथरूम में, इसलिए फोन सेल्फ का मतलब सेल फोन साथ में होना चाहिए, और मैं साथ रखता हूँ। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का दोबारा से फिर तहे दिल से। वैसे आपको अगर कांटेक्ट करें तो क्या वक्त है जिसमें आपको डिस्टर्बेंस ना हो? 24 आवर नहीं, ऐसा कुछ 24 आवर आप कर सकते हो। इस वीडियो लंबी बन जाएगी। एक बार मेरे किसी बंदे की भैंस रात को काविंग करके 12 बजे, गर्मी का टाइम था, 8 साल पुरानी बात है, शॉर्टकट में मैं कंप्लीट करता हूँ। तो कई बार क्या होता है, जब भैंस काविंग करती है तो जो बच्चे का जो सूंड होता है ना, वो जेर से कनेक्टेड होता है, वो ऑटोमेटिकली परमात्मा है, खुदा है, उसको कट कर देता है और बच्चा बाहर आ जाता है। हजारों में से एक बार ऐसा होता है वो जेर डिस्कनेक्ट नहीं होती, और क्या होता है जब भैंस काविंग करती है, बच्चा नीचे गिरता है, डिस्कनेक्ट, वो जेर होती नहीं, टूटती है नहीं खुद, वो उसकी आंत को, बच्चे का वजन ज्यादा होता है, वो नीचे जाता है और जेर काफी स्ट्रांग होती है, तो वो बच्चे क्या करती है, आंतड़ी बाहर ले आती है और वो बच्चा इमीडिएटली डेड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन मेरे गांव में किसी के साथ 30 कॉल की रात को मेरे पास,
तो कॉल, मैं रात को गर्मी में बाहर सुता था, तो मैंने देखा कि कोई कॉल बज रहा है, मैंने देखा था 30 कॉल। जस्ट मैंने उसको बैक कॉल किया, अरे क्या होगा, अरे बोला भाई हम तो है ना बच्चे को ऐसे ले हुए थे और मेरी वाइफ आपको फोन कर रही है, कोई भाई सोल्यूशन बता दे। तो मैंने कहा कि एक ब्लेड लो, पहले एक धागा बांधो उसको सूंड से थोड़ा 1 इंच ऊपर और उसके 2 इंच ऊपर से उसको ब्लेड से काट दो, और आपके काफ को कुछ हो जाए, मर जाए, तो मेरे फार्म से काफ ले जाना। कोई डॉक्टर आपकी तरह कॉन्फिडेंस नहीं देगा, क्योंकि वो मेरा अनुभव था। सुबह वो बंदा आता है आके, भाई साहब आपका बहुत धन्यवाद, ये होगा, कोई ना छोड़ो, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, मुझे जो पता था आपके साथ शेयर कर लिया, किसी का आपकी जान बच गई, इससे बड़ा क्या होगा, और आपका दूध बच गया। भैंस का बच्चा मर जाता है तो दूध भी चला जाता है। तो उस आदमी की रात को मेरी 12 बजे जरूरत थी, यदि मैं सुबह उसके पास 6 बजे कॉल करता, हाँ भाई क्या हाल है, तब तक तो ड्रामा ही बिगड़ चुका होता। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा फोन 24 घंटे अवेलेबल होता है, और टाइम पास करने वाले के लिए सुबह 9 बजे भी टाइम नहीं है और रात को 9 बजे भी टाइम नहीं है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से धन्यवाद दोबारा करता हूँ, यहाँ पे आप आए और इस काबिल समझा। और इंसान में और जानवर में यही अंतर है, हम हमारे अंदर जो नॉलेज है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पशु जो है वो आपके बारे में हो सकता है उसकी फीलिंग अच्छी हो, लेकिन वो बेचारा बोल नहीं सकता। इंसान में और पशु में यही अंतर है, हम एक दूसरे के साथ। और जब मैंने देखा है, जितना भी मैं लोगों से शेयर करता हूँ उतना कोई न कोई पॉइंट मुझे नया निकल के आता है। जितनी आप मुझे डिफिकल्टी क्वेश्चन करोगे उतनी मेरी नॉलेज होगी, नॉलेज बढ़ेगी उससे, क्योंकि किसी पॉइंट की गॉड ने आशीर्वाद मेरे को दे रखा है। कोई भी पॉइंट बफेलो का मेरे से अछूता नहीं है। किसी भी पॉइंट पर बात करो, कितनी भी बार करो, आपको कोई वैज्ञानिक सेटिस्फाई नहीं करा सकेगा, मैं करा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा अनुभव है और मेरी इनके साथ हार्टली अटैचमेंट है जानवर के साथ। उसी की आज देन है जो मुझे इस फील्ड की इतनी सारी विदाउट किसी डिग्री के, विदाउट किसी स्टडी के जानकारी है। तो हमेशा मेरा घर इंडिया के किसी भी कोने से आने वाले भाई के लिए 24 घंटे खुला रहता है। 2 दिन आए, 3 दिन आए, कोई इशू नहीं है, पर आप कुछ करके दिखाओ, बस ये है। हम कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन इसमें जरूर इसको हम ब्रीड को, जैसे ब्राजील में है, यूरोपियन कंट्री में गायें 80 लीटर की है, हमारी भैंस को भी हम 35-40 लीटर पे लेके जाएंगे। हो सकता है जो काम मेरे से ना हो, वसीम भाई के, वसीम से ना हो सकता है इनका बेटा उस बात को पार लगा दे, हो सकता है इनका बेटा उसको पार लगा दे, लेकिन वो कम से कम पौधा लगाए। तो आज हम बरगद का पेड़ लगाते हैं ना, तो कम से कम 30 साल के बाद वो छाए देने के लायक होता है। आज हम प्रॉपरली किसी चीज का कोई अलग जगाते हैं ना, तो उसके परिणाम 15 से 20 साल के बाद आते हैं। वो हरियाणा में तो देखने को मिल रहे हैं आपको, यहाँ 30 किलो की, 28 किलो की जो भैंसें हैं, ये और इंडिया में भी हो जाएगा। कुछ फेलियर लोग कहते थे ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, उसकी भैंस दे सकती तो हमारी क्यों नहीं दे सकती। फिर बोलो तो झूठ बोलता है। वो भैंसों ने पब्लिक के बीच में 200-400 किलोमीटर दूर जाके वो कंपटीशन में दूध निकालती हैं, तो वो परू हुआ ना। लेकिन जो फेलियर आदमी होते हैं क्या बहाने तलाशते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो काबिल इंसान होते हैं वो रास्ते तलाशते हैं। अब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्या क्या प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। और इंडिया में तो मैंने कहा प्रॉब्लम है ही नहीं। 2013 में मेरे घर पे पूरे इंडिया के साइंटिस्टों की जो मीटिंग हुई थी, मैंने कहा था हरियाणा के किसी भी कोने से मुझे एक भैंस पकड़ा दो 25 किलो की, 26 किलो की, दूध दिखा दो, फिर इंडिया के किसी भी कोने में मैं उस भैंस के साथ चलूंगा, वो सेम प्रोडक्शन उस भैंस से ले लूंगा। चाहे वो महाराष्ट्र में ले चलो, चाहे बिहार में ले चलो, चाहे उसको आप अपने जम्मू में ले चलो, चाहे राजस्थान में ले चलो, किसी भी कोने में मैं उससे सेम प्रोडक्शन ले लूंगा। तो वो मेरा क्या है, सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस है, भैंस के प्रति मेरा लगाव है, अटैचमेंट है, विश्वास है, अगर मैं इससे ले सकता हूँ, मैं इससे ये कर सकता हूँ। तो वो जिस दिन हर किसान के बेटे का वो जज्बा पैदा हो जाएगा, उस दिन हमारे पास हर घर में एक अच्छी भैंस होगी। इसी के साथ सभी का तहे दिल से धन्यवाद।